चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड फिजिक्स का। तो लास्ट सेशन में जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे उष्मा और उष्मागतिकी के बारे में अध्ययन। तो वहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी थी उष्मागतिकी की वो आपको बताई है। रंग के चलते, कृष्णिका पिंड के चलते वो भी हमने किया है। किरचॉफ्स का नियम, वीन का नियम और स्टीफन का नियम हमें करना है। उसके बाद हम उष्मागतिकी के नियम करेंगे और इंजन की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी लाज की है वो पढ़नी है। तो जो प्रॉपर्टीज लाज की है यानी जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में ला पढ़ने हैं, तो जैसे एक ला आता है आपके पास किरचॉफ्स ला, कि किरचॉफ का नियम क्या है, और दूसरा है आपके पास स्टीफन ला। दूसरा नियम जो उत्सर्जन का है वो किसने दिया था? स्टीफन ने, यानी स्टीफन का नियम। ये तीनों के तीनों नियम जो है वो उत्सर्जी विकिरणों के लिए है। तीसरा जो है वो वीन का नियम है, यानी वीन का ला, वीन्स ला। ये तीन है प्यारे बच्चों। इसमें पूछे कि उत्सर्जन की, जो उत्सर्जित विकिरण है किसी वस्तु से, उसका तरंग दैर्घ्य का संबंध ताप के साथ होगा, वो किस नियम में होगा? वो होगा वीन के नियम में। स्टीफन क्या कहता है कि जो आपकी एनर्जी कोई भी वस्तु उत्सर्जित करती है प्रति एकांक अक्षेत्रफल से, वो उस वस्तु के परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेज टू द पावर 4 के। और जो किरचॉफ का नियम है वो क्या कहता है कि वो दो चीजों पे चलता है, उत्सर्जित क्षमता पर और अवशोषित क्षमता पर। वो चीज रेशो क्या रहता है? नियंतांक रहता है। उसे हम किसका नियम कहते हैं? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम, ये तीनों के तीनों नियम खास तौर पर उत्सर्जित विकिरणों के लिए दिए गए हैं। नंबर एक तो याद रखें कि उत्सर्जित विकिरण है किसी भी वस्तु के द्वारा, तो उत्सर्जित विकिरण किसी भी तापित वस्तु के द्वारा, तो किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी गर्म वस्तु के द्वारा या तापित वस्तु हीटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा रेडिएशन जो इमिशन होती है उसी के लिए 3 ला खास हैं। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों किरचॉफ्स के ला की, तो वैसे किरचॉफ का जो ला है ये ला आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी देखने को मिलता है। वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 नियम है जिनके बेस आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तो चलिए, हमारे पास किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जो उत्सर्जन क्षमता है, यानी एमर्जेंट रेडिएशन है, उत्सर्जन क्षमता, एमर्जेंट कैपेसिटी तथा अवशोषित क्षमता तथा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि जो अवशोषित क्षमता और उत्सर्जन क्षमता का अनुपात नियत रहता है, नियंतांक होता है। इनका जो अनुपात है वो क्या रहता है? नियंतांक रहता है। यानी ये जो आपके पास उत्सर्जन क्षमता और अवशोषी जो क्षमता है, ये दोनों का अनुपात नियंतांक रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है आपके पास। कि जो किसी वस्तु के द्वारा विकिरण का अगर उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन क्षमता आपके पास पढ़ाई थी क्या होती है, या एमर्जेंट या इमिशन कैपेसिटी बोलते हैं इसे। तो ये आपके पास एक तरह से परावर्तन का काम करती है। वस्तु के द्वारा कितनी मात्रा में उत्सर्जित हुई है ऊर्जा और उसी पृष्ठ के द्वारा कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई है, ये अनुपात उत्सर्जन क्षमता कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं ई लैम्डा से। दूसरा आता है आपके पास अवशोषित क्षमता। अवशोषित क्षमता भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी प्यारे बच्चों। ये किसके बराबर होती है? ए लैम्डा। ये वैसे आपको डायरेक्ट
कहीं नहीं मिलता। बुक्स के अंदर आप अच्छे से पढ़ोगे तो दिखाई पड़ता है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव बुक्स लेते हो तो उसमें ये चीज़ें रेयर होती है, वैसे मिल जाती है, लेकिन प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स के ही अंदर मिलती है, एनसीईआरटी के अंदर 11वीं कक्षा के अंदर। उसने कहा कि ई लैम्डा बाय में ए लैम्डा, यानी लैम्डा क्या है, जो आपकी विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा है। इसका मतलब ये है ये दोनों चीजें रेशो में लेकर किसके बराबर होती है, ई लैम्डा। ये आपके पास क्राइटेरिया होता है किसका, किरचॉफ के नियम का। जो ये ई लैम्डा है ये किरचॉफ का नियंतांक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, किरचॉफ का नियंतांक। तो किरचॉफ का जो नियंतांक है वो हमेशा एक कांस्टेंट है और वो किसका रेशो है, ई लैम्डा बाय ए लैम्डा। उत्सर्जित समता और अवशोषित समता किसकी, विकिरणों की, उन दोनों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमें किसने बताया, किरचॉफ के नियम ने बताया है। जैसे अगर आप लाल गेंद है जो कांच की या कोई वस्तु है उसे गर्म करके अंधेरे के कमरे में रख दें तो उससे होने वाला उत्सर्जन किस प्रकार की विकिरण का होगा, तो वो मैंने आपको बताया था, हरे रंग की विकिरण नजर आएगी। और अगर हरी वस्तु आपने गर्म करके कहाँ रख दी है, अंधेरे में, तो उसका जो विकिरण होगा, उत्सर्जन होगा, वो किस प्रकार की रंग की विकिरणों में होगा, वो लाल रंग की विकिरणों में होगा। ये हमने दो पढ़े थे, ये किरचॉफ के नियम के आधार पे थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है हमारे पास स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है कि जो स्टीफन है वो क्या कहता है, स्टीफन कहता है कि जो आपकी ऊर्जा है उत्सर्जित होगी प्रति एकांक अक्षेत्रफल से। तो स्टीफन्स लॉ, स्टीफन का नियम रेडिएशन इमिशन के लिए दिया गया है। और ये स्टीफन का नियम कहता क्या है कि वस्तु के एकांक अक्षेत्रफल पृष्ठ से, वस्तु के एकांक अक्षेत्रफल पृष्ठ से जो उष्मा या जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह परम ताप के, वह उसके परम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके परम ताप की चतुर्घात, उस परम ताप की कौन सी पावर लेनी है, चतुर्घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखा जाता है कि जो इमिशन रेडिएशन है या इमिशन एनर्जी है पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज टू पावर 4 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी मान लेते हैं हम कि माना जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो E है और जो उसका परम ताप है वो T है। कि वस्तु जिसकी प्रति एकांक अक्षेत्रफल से, जैसे ये कोई वस्तु है इसका अक्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है और इससे जो विकिरण है वो बाहर निकल रही है। कब, जब इसका परम ताप वस्तु का T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, तो आपसे कहता है कि जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो इस टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1, ये जो E है, याद रखना कि जो यहां E हमने ली है ये आपकी ऊर्जा प्रति एकांक अक्षेत्रफल है। ये ऊर्जा कैसे लोगे आप, प्रति एकांक अक्षेत्रफल पे होती है। तो प्रति एकांक अक्षेत्रफल से उत्सर्जित होती है। तो इसलिए इसकी जो इकाई होगी
वो जूल पर मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि इसका फंडा यही है कि स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो हमें अगर स्टीफन का पता है, क्योंकि हम तो टिफन ही समझेंगे इसे, स्टीफन का नियम जो है वो रेडिएशन के लिए लगा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इसका केस आता है तो यूनिट का भी पूछा जाता है, रिलेशन भी पूछा जाता है कि जो ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलती है वो उस वस्तु के परम ताप की चतुर्घात के क्या ली जाती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो जैसे ही आप लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इस समानुपातिकता को हटाएंगे, तो यहां एक सिग्मा कांस्टेंट लग जाएगा और टी की पावर कितना है 4, ये बनता है। यहां जो सिग्मा है ये आपके पास क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कि जो सिग्मा है आपके पास प्यारे बच्चों, ये क्या कहा जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम एक तरह से समानुपातिकता स्थिरांक कह सकते हैं। वैसे ये आपके पास एक तरह से स्टीफन नियतांक भी कहलाता है, स्टीफन कांस्टेंट। इसे हम नाम क्या देंगे, स्टीफन नियतांक। अब आपसे पूछा जाता है कि इस स्टीफन नियतांक की वैल्यू लगभग 5.76 10⁻⁻8 होती है जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू द पावर 4। आप कैसे लिखेंगे, यूं कि स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट बनाओ तो आपके पास E बाय क्या लेना पड़ेगा, T की पावर 4। जो ये E है ये ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पे है, तो इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर है, और नीचे आपके पास टेम्परेचर की यूनिट है तो केल्विन की पावर 4 लोगे। ओवरऑल इकाई क्या बनेगी, जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू द पावर 4। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों स्टीफन लॉ की। तो जो स्टीफन का नियम है ये बहुत खास है, क्योंकि इनको पढ़ाया नहीं जाता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जब आप एक स्टीफन लॉ को पढ़ रहे हो, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, और इसे अच्छे से याद रखें क्योंकि ये बहुत खास चीज़ है। आगे तो ये थी प्रॉपर्टी हमारे स्टीफन लॉ की, जिसके चलते हमने कांस्टेंट पढ़ा, उसकी यूनिट पढ़ी है। आगे अब आता है वीन का नियम। तो वीन विस्थापन नियम कहते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं कि वीन का विस्थापन नियम। तो वीन का जो विस्थापन नियम है किसका, उष्मा का, वीन का विस्थापन नियम, या इसे हम डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन्स बोलते हैं। तो वीन्स लॉ ये आपके पास क्या है, वीन्स लॉ। तो वीन्स लॉ है किसके लिए, कि एक वस्तु है जिसके पास अधिकतम ऊर्जा पर ऊष्मा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन होता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य उस अधिकतम उत्सर्जन के साथ क्या होती है, घटती है। तो वो घटती तरंग दैर्घ्य उस वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यानी उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंग दैर्घ्य कम होती जाती है जब उसका उत्सर्जन अधिकतम है, तो वो तरंग दैर्घ्य उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखोगे कैसे आप, देखो कि किसी वस्तु से उष्मा का उत्सर्जन, किसी वस्तु से उष्मा का उत्सर्जन अधिकतम हो, कि जो आपके पास उष्मा का उत्सर्जन है वो कैसा हो, आपके पास अधिकतम। तो उष्मा का उत्सर्जन अधिकतम हो तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, जो कि उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
जो भी तरंग दैर्घ्य जो कम हो जाती है उसके ताप के उसको क्या लिया जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती लिया जाएगा। मीन्स किसी भी गर्म वस्तु से जब ऊष्मा निकलती है, ये आपकी कोई वस्तु है, इस वस्तु से जब कोई भी हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है, तो ये जो रेडिएशन इमिशन होता है ये क्या हो, मैक्सिमम, ये क्या हो, मैक्सिमम। तो ये ऊष्मा उत्सर्जित कैसी हो, अधिकतम। तो जब ये ऊष्मा उत्सर्जित अधिकतम होगी तो उस दौरान इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम। तो इनकी जो लैम्डा है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम। यानी ये कौन सी जगह ले रहे हो, अधिकतम उत्सर्जन पर ले रहे हो। तो उस दौरान ये जो लैम्डा है, लैम्डा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा की, विकिरण की तरंग है ये, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम, जो कि उसके ताप की क्या ली जाती है, व्युत्क्रमानुपाती। इस वस्तु का ताप कितना है, T। तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू B बाय टी आ जाएगा। यानी जैसे ये कांटा प्रोपोर्शनलिटी का हटाओगे उसकी जगह हमने B को एडॉप्ट करना है। B आपका स्थिरांक है, किसका, वीन्स का। तो B जो स्थिरांक आएगा वो क्या बन जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम इनटू में क्या होगा, टेम्परेचर। यानी अधिकतम उत्सर्जित ऊष्मा की तरंग दैर्घ्य गुणा में वस्तु का ताप, ये देता है आपको वीन का कांस्टेंट, वीन्स का स्थिरांक। अगर आपसे पूछे कि ये बी क्या है तो बी आपके पास वीन का स्थिरांक है। तो वीन का स्थिरांक, वीन का नियतांक ऐसे बोला जा सकता है, स्थिरांक कह दे, कांस्टेंट कह दे और दूसरा शब्द वीन का नियतांक लग जाए। अब पूछता है कि इसकी इकाई क्या है, इकाई की बात करता है तो बी आपके पास किसके सामने है, लैम्डा इनटू में टेम्परेचर। लैम्डा की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो यानी मीटर केल्विन क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वीन के स्थिरांक की इकाई क्या होती है, किसके चलते, ऊष्मा गतिकी के चलते, उष्मीय विकिरणों के उत्सर्जन के चलते, और कौन से उत्सर्जन के चलते, उनका अधिकतम उत्सर्जन हो किसी एक ताप पर, तो उसका नियतांक या उसका स्थिरांक इकाई के रूप में क्या लिखा जाता है, तो वो मीटर केल्विन। देखो लैम्डा जो है वो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक आधी रात आपसे पूछे तो क्या लिखोगे आप, मीटर लिखोगे, क्योंकि मीटर ही उसकी बेसिक यूनिट होती है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम अगर वेवलेंथ को लिखें तो वो एंगस्ट्रॉम में होती है, नेवर, इट इज ऑलवेज इन SI सिस्टम बी यूज्ड इन मीटर। SI की बात आ जाए, सिस्टम SI हो तो हमेशा उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। वो एंगस्ट्रॉम उसका रिप्रेजेंटेशन है छोटी होने के चलते। ठीक है, आगे ये थे हमारे पास लॉज, जो हमने 3 लॉ पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने वीन्स का लॉ, दूसरा पढ़ा हमने स्टीफन का, तीसरा हमने पढ़ा किरचॉफ का। अब बात आती है उष्मा गतिकी के चलते कि उष्मा गतिकी होती क्या है। तो उष्मा गतिकी में उष्मा और ऊर्जा के संबंध को जो हमें शाखा बताती है कि ऊर्जा तथा उष्मा के संबंधों के बारे में, ऊर्जा तथा उष्मा के बीच संबंधों के बारे में जो हमें बताती है शाखा, वो क्या होती है हमारे पास, एक तरह से उष्मा गतिकी। तो ऊर्जा तथा उष्मा के बीच संबंधों को बताने वाली शाखा क्या कहलाती है आपके पास, उष्मा गतिकी। तो ये शाखा आपके पास क्या कहलाती है, उष्मा गतिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। कि कोई भी वस्तु है आपके पास, कोई भी मशीन है, कोई भी इंजन है जो आपके पास उष्मा लेकर यांत्रिक कार्य करता है, कि जैसे एयर कंडीशनर है, कूलिंग करता है तो मैकेनिकल वर्क करता है, किसके आधार पर करता है, उष्मा गतिकी के आधार पर करता है।
चलते चलते गाड़ी का जैसे टायर फट जाए अचानक से, तो वो भी एक रूप किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का केस है। इसी तरीके से आपके घर में लगा रेफ्रिजरेटर जो रसोई में रखा होता है, जो कूलिंग करता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वो आपका किस नेचर, किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, वो भी आपका थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। उसके लिए आपके पास नियम पढ़े जाते हैं। जैसे भाप इंजन आया था, उसके बाद पेट्रोल और डीजल इंजन आए, ये भी किस पे काम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स पे काम करते हैं। प्रेशर कुकर आपके घर में रखा है, किस फिनोमिना पे काम करता है, थर्मोडायनामिक्स में। बर्फ का जमना भी एक केस है किसका, उष्मा गतिकी का। तो ये सारा सिस्टम जिसमें हम ऊर्जा और उष्मा के बीच क्या पढ़ते हैं, संबंधों को पढ़ते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उष्मा गतिकी के नियम की बात करते हैं तो जीरोथ लॉ न जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप उष्मा गतिकी में प्यारे बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे, उष्मा गतिकी के नियम। तो जो उष्मा गतिकी के नियम है, उष्मा गतिकी के नियम जिसमें मेन आपको 3 नियम अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जैसे आता है उष्मा गतिकी का शून्य नियम, उष्मा गतिकी का शून्यता का नियम। तो उष्मा गतिकी का शून्य का जो नियम है, जीरोथ लॉ कहते हैं इसे, शून्य नियम। यानी आप इसे अगर लिखें तो इसका मीनिंग क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या चीज है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो हमें क्या बताता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्यारे बच्चों हमें किसके बारे में बताता है, जब कोई 3 वस्तुएं हैं जिसमें ए, बी और सी, हमने क्या करना है, 3 वस्तुएं लेनी है, ए, एक हमारे पास बी और एक हमारे पास क्या है, सी, कि ए, बी और क्या है, सी। ये 3 वस्तुएं हैं जिसमें ए सी के साथ और बी सी के साथ साम्यावस्था में हो, तो ए और बी भी क्या होगी, साम्यावस्था में होगी। इसे कहते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि ए तथा सी, एक जोड़ा किसका है, ए तथा सी, दूसरा जोड़ा है बी तथा सी, कि ए तथा सी, बी तथा सी अगर किस कंडीशन में हो, कौन सी स्थिति में हो, साम्यावस्था में। साम्यावस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम, कि इफ A and C are in equilibrium, similarly B and C are in equilibrium, then तब A तथा B भी, A तथा B भी किस में होगी, साम्यावस्था में होगी। यानी ये दोनों भी आपस में कौन सी कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसे कहते हैं हम उष्मा गतिकी का जीरोथ लॉ, उष्मा गतिकी का जीरो का नियम कहते हैं। इसके बाद उष्मा गतिकी का क्या आता है, प्रथम नियम। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, ये बहुत खास है प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस नियम पर आधारित है, तो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो आपका किस नियम पर आधारित है, तो ये नियम आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर आपसे पूछे ये किस पर आधारित है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा संरक्षण नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है आपसे, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है
न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अपितु उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वो आपके पास कौन सा नियम होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम। और वही क्या है आपके पास है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसे मान लेते हैं कि एक सिलेंडर पड़ा है, इस सिलेंडर में हमने क्या भर दी? एक गैस, जैसे आइडियल गैस हो, यानी आपके पास नोबल आइडियल गैस, आदर्श गैस हो, जैसे निष्क्रिय गैसें होती है वो किसकी तरह व्यवहारित हो जाती है? आइडियलिटी के अंदर ले जाई जा सकती है, वास्तव में होती है नहीं। तो इसमें जो गैस भरी है, इस सिस्टम को आपने क्या दी? उष्मा दी। आपने क्या दी इसको? उष्मा। उष्मा दी आपने कितनी? डेल्टा क्यू, या क्यू मान लो कि आपने इसका उष्मीय परिवर्तन कर दिया। इस उष्मीय परिवर्तन से क्या क्या होगा? इस गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित, कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी, जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, उस इंटरनल एनर्जी चेंज को हम किस में शो करते हैं? डेल्टा यू में। तो एक तो देखो, जो आपने बाह्य से इस संयंत्र को, इस सिस्टम को जिसमें गैस भरी हुई है, उसको क्या दिया आपने? उष्मा, यानी आपने उष्मीय परिवर्तन किया, तो वो क्या है? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू या क्यू मान लो, तो जो आपने क्यू या डेल्टा क्यू दी है, उससे दो काम हुए हैं। एक तो इस सिस्टम में भरी गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, दूसरा ये आपके पास क्या है? पिस्टन या जो भी आपने लगा रखा है, ये किस ओर जा रहा है? ऊपर की ओर, एक्सपेंडिंग। तो इस ऊपर की ओर जाने में, एक्सपेंड होने में क्या होगा? एक कार्य, और वो कार्य क्या होता है? डब्ल्यू। और ये कार्य किस से निकाला जाता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से, कि दाब, क्योंकि गैस क्या लगाएगी? दाब, और आयतन में क्या होगा? परिवर्तन। तो दाब गुणा में आयतन परिवर्तन लें, ये हमें क्या देगा? कार्य। तो इससे हमें कार्य मिलेगा। तो जो ये उष्मा हमने दी है वो दो रूपों में जा रही है। एक तो उसने गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज की, और दूसरा उसने क्या किया है? कार्य। तो जब कभी भी हम किसी संयंत्र को उष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं, तो वो सारी की सारी ऊर्जा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है। होती कैसे है? पहले वो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी और फिर साथ में क्या देगी? कार्य। अब ये था हमारे पास क्राइटेरिया किसका? उष्मागतिकी के प्रथम नियम का। अब इसमें याद रखना कि जो आपने हीट दी है या चेंज इन हीट होगी, वो आपके पास उष्मागतिकी के चलते किन दो हिस्सों में बंटती है? एक आंतरिक ऊर्जा में, और दूसरा क्या करती है? कार्य। किसके लिए? इस गैसीय सिस्टम के लिए। अब हमारे पास बात आती है द्वितीय नियम की, कि जो हमारे पास उष्मागतिकी का दूसरा नियम है वो क्या है? तो उष्मागतिकी का सेकंड लॉ। तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यानी हमारे पास उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की अगर बात करते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करते हैं, ये हमें दो स्टेटमेंट से मिला है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है, इसके लिए दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक तो परपेचुअल मशीन, यानी ऐसी स्वायत्त कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती कि जो आपकी बाह्य उष्मा लेकर या चक्रीय प्रक्रम की उष्मा लेकर ठंडे से उष्मा को गर्म की ओर प्रवाहित कर दे या पहुंचा दे। तो बिना किसी कार्य के ऐसा संभव है नहीं है। तो चक्रीय प्रक्रम में बाह्य उष्मा के बिना या उष्मा लिए बिना कोई भी मशीन जो ठंडे से उष्मा कहाँ पहुंचा दे? गर्म की ओर, ऐसा संभव नहीं है। ये बोला था किसने? क्लैसियस ने। एक आता है केल्विन और प्लांक। केल्विन और प्लांक कहते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जो पूर्ण उष्मा लेकर उसे यांत्रिक कार्य में रूपांतरित कर दे, या यूं कह सकते हो
कि किसी चक्रीय प्रक्रम में जो ऊष्मा लेकर कोई भी मशीन या कोई भी इंजन है, वो जो कार्य करता है वो आपका पदार्थ के बिना परिवर्तन पूर्ण कर दे या उसे बदल दे, ऐसा संभव नहीं है। तो यानी कोई इंजन ना तो क्या है पूरी ऊष्मा को पूरे कार्य में बदल सकता है, या ऐसे लिख सकते हो कि कोई इंजन या कोई भी मशीन है वो जो आपकी ऊष्मा ले रहा है चक्रीय प्रक्रम से और उसे कार्य में बदल रहा है, तो बिना पदार्थ के परिवर्तन के वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात किसने बोली थी? केल्विन और प्लांक ने। तो ऊष्मा गति की द्वितीय नियम के लिए कितनी परिभाषाएं स्थापित की गई? 2। एक तो दी थी केल्विन और प्लांक ने। केल्विन और प्लांक वाली पे कौन चीज काम करती है? आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशनर एसी। जिस एसी का आप आनंद ले रहे हो वो आपके द्वितीय नियम के साथ किस स्टेटमेंट पे टिका है? केल्विन प्लांक परिभाषा। तो केल्विन प्लांक का जो नियम है, परिभाषा जो है, वो क्या कहती है कि ऊष्मा को किसी इंजन के द्वारा, किसी इंजन या मशीन के द्वारा, किसी इंजन के द्वारा, किसी इंजन के द्वारा ली गई ऊष्मा को पूर्णत यानी पूरी तरह से को पूर्णत कार्य में बदलना, पूर्णत यांत्रिक कार्य में बदलना यानी मैकेनिकल वर्क डन में बदलना संभव नहीं है। कि यांत्रिक कार्य में बदलना यानी चेंज करना या परिवर्तित करना संभव नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल टू चेंज और कन्वर्ट होल ऑफ द हीट टू मैकेनिकल वर्क डन। यानी इट इज नॉट पॉसिबल to convert or change whole amount of heat to mechanical work done by engine or machine. तो this type of machine is made up to be not possible कि which convert whole of the heat into the mechanical work done। तो ये बात किसने बोली थी? केल्विन प्लांक ने। तो घर में लगा एयर कंडीशनर, घर में जो लगा एसी है, एयर कंडीशनर है, वो किस पे काम कर रही है? केल्विन प्लांक के द्वितीय नियम जो ऊष्मा गतिकी का उस पे काम कर रही है। दूसरा जो परिभाषा दिया है वो किसने दी थी? क्लैसियस ने। कि क्लैसियस क्या कहता है कि ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है, कि ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते कि जो चक्रीय प्रक्रम से ऊष्मा लेकर ऊष्मा को ठंडे से गर्म की ओर पहुंचा सके बिना किसी बाह्य कार्य के या बिना किसी बाह्य ऊष्मा लिए, यह संभव नहीं है। तो यह स्टेटमेंट किसने दी थी? क्लैसियस ने। कि बाह्य ऊर्जा लिए बिना, बाह्य ऊर्जा लिए बिना कोई इंजन या मशीन ऊष्मा को चक्रीय प्रक्रम में, ऊष्मा को किस प्रक्रम में? साइक्लिक प्रोसेस में। क्योंकि जो प्रोसेस लेता है वो कौन सा लेता है? चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस लेता है। तो चक्रीय प्रक्रम में ठंडी वस्तु से ऊष्मा को, चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर पहुंचा नहीं सकता। ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि आपके पास बिना ऊर्जा लिए कोई भी मशीन है या बाह्य ऊर्जा लिए बिना कोई भी ऐसा इंजन या संभव नहीं है। स्वायत्त इंजन यानी परपेचुअल मशीन जो अपने आप में काम करे अपनी ऊर्जा पे, ऐसा संभव नहीं है। तो बिना बाह्य ऊर्जा लिए चक्रीय प्रक्रम में कोई भी मशीन
उष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर पहुंचा दे, ये आपके पास संभव है नहीं है। पहुंचा दे संभव नहीं है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्लेसियस की परिभाषा। और ये नियम कौन सा है? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस पे जो काम करता है, आपके घर में रखा रेफ्रिजरेटर शीतलक, कि जो आपके घर में रखा हुआ शीतलक है वो किस पे काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है? क्लेसियस परिभाषा पर। और किस नियम पर? थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पर, क्योंकि उसमें चक्रीय प्रक्रम है। चक्कर बना रहता है कि जो फ्रीजर है उसमें से ठंडी हवा कहाँ जाती है? नीचे, और गर्म हवाएं कहाँ आती है? ऊपर। अगर उसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्वायत्त मशीन, ए परपेचुअल मशीन इज नॉट मैड, यानी एक स्वायत्त मशीन नहीं बनाई जा सकती कि जो बाहर से बिना ऊर्जा लिए हमारे पास उष्मा को ठंडी से गर्म की ओर पहुंचा दे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बाहर से उष्मा या ऊर्जा लेनी पड़ेगी उस मशीन के द्वारा, तब ये काम हो सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। तो वो किस टर्म पे काम करता है? क्लेसियस पे। उसका कहना है कि स्वायत्त मशीन संभव नहीं है जो बिना बाहर से ऊर्जा लिए काम कर दे, आपका काम चला दे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कौन सी परिभाषा है? उष्मागतिकी की परिभाषा है। किसके अनुसार? क्लेसियस के अनुसार। तो रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है? क्लेसियस लॉ पे काम करता है। क्लेसियस का लॉ किससे संबंधित है? उष्मागतिकी के सेकंड लॉ से संबंधित है। अब बात आती है हमारे पास कि कुछ टर्म्स होती है उष्मागतिकी की, कि कुछ प्रॉपर्टी होती है उष्मागतिकी की, कि उष्मागतिकी में यूज होने वाले टर्म्स। तो उष्मागतिकी की जो यूज होने वाली टर्म्स हैं, उष्मागतिकी के प्रक्रम, उष्मागतिकी के प्रक्रम या जो प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या हैं? एक तो आता है, जैसे हम पढ़ते होते हैं कि जो भी संयंत्र है, संयंत्र के बारे में खास क्वेश्चन आता है कि नंबर 1, जैसे पढ़ते हैं हम खुला संयंत्र। खुला संयंत्र, खुला संयंत्र होता है ओपन सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2, हम पढ़ते हैं बंद संयंत्र। बंद संयंत्र, इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। और एक होता है अर्ध बंद संयंत्र, यानी अर्ध जो बंद है वो सेमी ओपन, और एक आइसोलेटेड होता है विलगित। एक क्या कहा जाता है? विलगित संयंत्र। विलगित संयंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइसोलेटेड। तो जो खुला है वो ओपन है, ओपन सिस्टम। और दूसरा अपने पास कौन सा है? क्लोज्ड। और तीसरा आपके पास कौन सा है? आइसोलेटेड। कि जैसे आपसे पूछे कि ऐसा संयंत्र जिससे उष्मा और पदार्थ दोनों की नुकसानदायी हो, ह्रास हो, यानी दैट सिस्टम इन विच बोथ हैव टू बी लॉस्ट मास एज वेल एज हीट। यानी आपने गर्म चाय कप में रख रखी है तो उससे क्या होती है? उष्मा भी बाहर निकलती है और कुछ चाय की भाप भी बाहर जाती है। तो उस खुले कप में गर्म जो चाय रखी है उससे दोनों चीज़ों का लॉस होता है। किस किस का? इस ओपन संयंत्र से, इस ओपन सिस्टम से उष्मा भी जाती है और प्लस क्या जाता है? पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आपके पास पदार्थ की मात्रा का भी ह्रास हो और उष्मा का भी ह्रास हो तो आपके पास वो सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। क्लोज क्या होता है? बंद बर्तन। बंद में क्या है? आपके पास एक डल्लू है, केटली है जिसमें आपने चाय भर रखी है, खेत में लेके जानी है। तो आपके पास वो डल्लू स्टील या मेटल का बना हुआ है, तो उसमें चाय क्या हो जाती है? कुछ समय पश्चात ठंडी हो जाती है, लेकिन उसमें से पदार्थ का नुकसान नहीं होता, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसका लॉस नहीं होता। यानी ऐसा बर्तन जिससे केवल उष्मा ह्रास हो, केवल क्या हो? उष्मा ह्रास हो, ओनली बी लॉस्ट ऑफ हीट, तथा पदार्थ की मात्रा का ह्रास ना हो। तो पदार्थ की मात्रा का ह्रास
ना हो। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे संयंत्र को हम बंद संयंत्र कहते हैं, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होता है? जैसे चाय की केटली, जो आजकल थर्मस आते हैं चाय के, वो एक तरह से किसकी तरफ अनुसरण करते हैं? वो आपके आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ अनुसरण कर सकते हैं, कि यानी ऐसा संयंत्र जिससे ना तो पदार्थ की मात्रा का ह्रास हो और ना ही उष्मा का आदान प्रदान हो, कि जिसमें ना तो उष्मा बाहर से अंदर आए और ना अंदर से बाहर जाए, और ना ही पदार्थ का ह्रास हो। तो इस प्रकार का संयंत्र क्या कहलाता है? आइसोलेटेड। यानी जो चाय की केटली है, चाय का जो थर्मस हम यूज करते हैं, वो आपके पास कुछ समय तक चाय को क्या रख सकता है? गर्म। लेकिन वो आइडियल तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। लेकिन चाय का जो थर्मस है वो कुछ घंटे तक काम कर सकता है, किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। यानी उसमें चाय काफ़ी टाइम तक क्या रहती है? गर्म। ना तो हीट लॉस होती और ना ही क्वांटिटी लॉस होती। तो वो जो चाय का थर्मस है वो किसका काम कर रहा है? विलगित संयंत्र का, यानी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम का। एक आता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या चीज होती है? चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है कि कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी उष्मागतिकी प्रक्रिया है, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जाने के पश्चात, यानी एट डिफरेंट पॉइंट्स पे जाने के बाद कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, वापिस उसी जगह आ जाए, वो आपका प्रक्रम क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या चीज़ है आपके पास? साइक्लिक प्रोसेस वो होती है कि जिसमें आपकी हीट जो क्वांटिटी है वो क्या ली जाती है? ज़ीरो। तो जो हीट है ये आपकी क्वांटिटी क्या ली जाती है साइक्लिक प्रोसेस में? ज़ीरो। तो ये एक क्वेश्चन खास है। इसके अलावा हमारे पास जो चक्रीय प्रक्रम है, जो कार्य होता है वो किसके साथ होता है? इंटरनल एनर्जी के साथ। ठीक है, आगे फिर आते हैं तीन तरह के प्रक्रम, और एक आता है समतापीय। नंबर एक पूछा जाता है कि ऐसी उष्मा गतिकी प्रक्रिया जो एक समान ताप पे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो। समदाबीय, समदाबीय जिसे हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक। और एक होता है सम आयतनिक, यानी ऐसी प्रक्रिया जो एक स्थिर आयतन पे हो। यानी ये तीन होती है आपके पास, समतापीय, समदाबीय और सम आयतनिक। यानी समतापीय का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं हम आइसोथर्मल, जो एक स्थिर ताप पे हो, कि ऐसी उष्मा गति की प्रक्रिया जो एक स्थिर ताप पे हो, जो क्या हो? एक स्थिर ताप पर हो, यानी जिसका डेल्टा टी हमेशा कितना होगा? ज़ीरो। यानी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। समदाबीय को कहते हैं आइसोबैरिक। समदाबीय होती है, इसे क्या कहा जाता है? आइसोबैरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी ये एक स्थिर दाब पर कार्य करती है। तो इसका मतलब जो डेल्टा पी है वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यानी इसका दाब हमेशा क्या रहेगा? स्थिर। जैसे पानी का उबलना, जैसे पानी का जमना, आदर्श गैस का उबलना या गर्म होना, ये जो क्राइटेरिया रखते हैं हम, ये किस पे रखते हैं? आइसोबैरिक। और साथ में होती है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है सम आयतनिक, यानी एक स्थिर आयतन पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही हो उसे हम समायतनिक कहते हैं। डेल्टा वी क्या होता है? इसमें जीरो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का काम नहीं होता। किसमें? आइसोकोरिक में। तो डेल्टा वी क्या है हमारे पास? ज़ीरो। तो इसमें याद रखना कि जो वर्क डन है एक्सपेंशन का, कौन सा? पी डेल्टा वी वाला। ये याद रखें अच्छे से कि जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था उसमें हमने एक कार्य लिखा था, वो इसके चलते सम आयतनिक प्रक्रिया के चलते वो कार्य कितना लिया जाता आपका? जीरो। कितना लिया जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि आयतन में परिवर्तन होता ही नहीं। तो डेल्टा वी कितना है? जीरो। तो पी डेल्टा वी की भी वैल्यू क्या आएगी? जीरो।
तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी प्यारे बच्चों हमारे पास, किसके चलते, इस थर्मोडायनेमिक्स के चलते। इसके बाद आते हैं हमारे पास उसमें इंजन। इंजन में कितना क्या याद रखनी है आपको, तापीय दक्षता याद रखनी है इंजन की, कि इंजन जो है, इंजन इंजन की इंजन जो आपके पास कार्नोट इंजन पढ़ते हो, इंजन की तापीय दक्षता का गुणांक, तापीय दक्षता का गुणांक क्या होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट ऑफ इंजन, कि इंजन की तापीय दक्षता का गुणांक, यानी इंजन की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसको किससे डिनोट किया जाता है, ईटा से। किससे किया जाता है, ईटा। यानी इंजन के द्वारा उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना और बटे इंजन के द्वारा ली गई उष्मा, यानी इंजन द्वारा किया गया कार्य, कि जो इंजन द्वारा किया गया कार्य, कि इंजन ने कितना कार्य किया है, और बटे इंजन द्वारा ली गई उष्मा, कि जो इंजन के द्वारा ली गई हीट कितनी है, तो इंजन के द्वारा ली गई उष्मा, ये जो अनुपात है इसे हम कहते हैं दक्षता का गुणांक, इसे दक्षता कहते हैं, इसे कहते हैं कैपेसिटी। अब इसको डिनोट किससे किया है, ईटा से। और अगर परसेंटेज निकालनी हो तो आप लिख सकते हो ईटा इंटू में 100 लगाकर किस में बदल दो, परसेंटेज, तो ये दक्षता प्रतिशत आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास आंतरिक और बाह्य इंजन की दक्षता, सिंक के ताप और सिस्टम यानी इंजन के ताप की, स्रोत के ताप की बात करें तो आपके पास ईटा क्या लिखी जाती है, 1 माइनस T2/T1। ये आपके पास दक्षता कब ली जाती है, कि जो आप आंतरिक इंजन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंजन आपके दो होते हैं, एक आंतरिक इंटरनल इंजन और एक होता है बाह्य यानी एक्सटर्नल इंजन। जैसे भाप इंजन की बात आ जाए तो वो आपका एक्सटर्नल इंजन है, कैसे, कि जिसमें उष्मा बाहर यूज करके फिर उससे कार्य करवाया जाए। और एक आंतरिक होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के जितने भी इंजन बने हुए हैं ये इंटरनल पेट्रोल इंजन है जो। तो आंतरिक इंजन के लिए जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं 1 माइनस T2/T1, तो T1 जो ताप है ये स्रोत का ताप है, यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स, स्रोत का ताप। और जो T2 है ये आपके पास किसका ताप है, सिंक का ताप, यानी सिंक का ताप और स्रोत का ताप T1 और क्या लिए जा रहे हैं, T2। और इसके साथ हम अगर क्या लगा दें, इंटू में 100 और लगाकर क्या कर दें, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज भी दे देगा किसके लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल इंजन के चलते। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों कार्नोट इंजन और उसमें इंजन के बारे में हमने बात की, बाह्य और आंतरिक इंजन की बात की, थर्मोडायनेमिक्स हमारा हुआ कंप्लीट, खलास है अब ये। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन, तो थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी सेशन था, इसमें हमने कंप्लीट बातें की है जो +1 तक आपको पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन में भी आती है P2 एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो आज के लिए सेशन इतना ही प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे तरंग के बारे में, तरंग दैर्ध्य के बारे में, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे आपको कि तरंग क्या होती है, तरंग के चलते हम क्या पढ़ेंगे, तरंग होती कितने प्रकार की है, तरंगों के रूप क्या है, तरंग के संबंध क्या क्या है, तो ये हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।